हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं बेटा वैद्युत रसायन, और आज हम वैद्युत रसायन का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले इस लेक्चर के अंदर संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, साथ में हम बेटा लोहे पर जंग लगना ये पढ़ेंगे, और बेटा जो लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि है इसको भी हम देखने वाले हैं। साथ में हम संक्षारण को रोकने के क्या उपाय हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे संक्षारण की, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक की, लोहे पर जंग लगना, साथ में क्रियाविधि की, और संक्षारण को रोकने के उपाय की बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा संक्षारण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। क्या होता है संक्षारण? किसी भी धातु की सरफेस का, किसी भी धातु की पृष्ठ का खराब होना संक्षारण कहलाता है। जैसे आप आसपास की चीजें देखते हो जो मेटल्स होती है, जैसे आप लोहे को देखते हो, लोहे के ऊपर क्या होता है, कुछ समय बाद पपड़ी सी जम जाती है, जंग लग जाता है, ये रस्टिंग है, ये संक्षारण है। जैसे आप बेटा सिल्वर देखते हो, कुछ समय बाद सिल्वर जो चांदी है वो काली पड़ने लगती है, ये संक्षारण है। तांबा देखते हो, तांबा पीतल, उनपे एक हरी लेयर आ जाती है, ये संक्षारण है। तो जो मेटल्स होती है बेटा, जो मेटल्स होती है, जो हमारे आसपास की धातु है, वो कुछ समय बाद धीरे धीरे उनकी सरफेस क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। कुछ मैंने इमेज आपको दिखा रखी है संक्षारण पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये जो लोहा है इसके ऊपर ब्राउन कलर की कुछ रस्टिंग हो रही है, जिसे जंग बोलते हैं। तो ये क्या है, संक्षारण की घटना है। ऐसे आप देखोगे जो कॉइनेज होते हैं, जो कॉइन्स होते थे, हाँ, उनके ऊपर भी क्या आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का, ये ब्राउन कलर की क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है, यानी कि इनकी ऊपर की सरफेस क्या हो रही है बेटा, खराब हो रही है। ऐसे ये सिल्वर की चम्मच है, इस चम्मच के ऊपर भी क्या हो रही है बेटा, रस्टिंग हो रही है। तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण कब होता है बेटा? संक्षारण होता कब है? जब आप किसी भी चीज को वायु और नमी के कांटेक्ट में लाते हो, ऑक्सीजन कह दो या फिर वायु कह दो, वायु और नमी के कांटेक्ट में लाते हो, तो कांटेक्ट में आने से उसकी सरफेस क्या करती है, रिएक्शन करती है। क्या करती है, रिएक्शन करती है, और उसकी जो मेटल है उसका ऑक्साइड बना लेती है। जो मेटल है उसका क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण। यानी कि संक्षारण कब होगा? वायुमंडल के अंदर और नमी के अंदर, जो वायुमंडल के अंदर गैसेस है और जो नमी है उनके कांटेक्ट में आने से क्या होगा बेटा, संक्षारण होगा। और संक्षारण होने से जो धातु होती है उसकी, धातु की जो पृष्ठ होगी, जो सरफेस होगी, जो सतह होगी, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, खराब होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, जब कोई धातु ऑक्सीजन एवं नमी के संपर्क में आती है, यहां आप वायु भी लिख सकते हो, तो धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हो, उदाहरण ले सकते हो, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Fe2O3 into XH2, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। पूछा गया है कि लोहे पर जंग का सूत्र बताओ, या जंग का सूत्र बताओ, जो जंग है उसका सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना चाहिए क्या होता है बेटा, Fe2O3 into XH2O, ये जंग का सूत्र है बेटा, लोहे पर जंग लगना उसका सूत्र। अच्छा, तांबे के ऊपर हरी परत का बनना, ये जो तांबा है इसके ऊपर हरी परत का बनना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये रहा, क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ये हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर। तो ये जो हरे रंग की आपके ऊपर, सॉरी, ये जो हरे रंग की मेटल के ऊपर, धातु के ऊपर, कौन सी धातु, जो तांबा है उसके ऊपर लेयर आ रही है, वो किसके है, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। अच्छा, चांदी का काला पड़ना, जो चांदी है वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है, किसके कारण, उसकी सरफेस पर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, Ag2S। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए बेटा, ये सब क्या है, फॉर्मूले, आप नोट कर लेना इनको अच्छे से।
इनको नोट कर लेना, ये एग्जांपल्स है। लोहे पर जंग लगना वो हमारा रस्टिंग या संक्षारण का उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत का जमना वो संक्षारण का उदाहरण है। और बेटा चांदी का काला पड़ना वो भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चले आगे चलते। अब बात करते हैं बेटा संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारण। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारण, पहला पॉइंट धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति, बेटा अगर मेरे पास एक ऐसी मेटल है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और एक ऐसी मेटल है जिसकी क्रियाशीलता कम है, लाइक दिस मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक तो लोहा है और एक चांदी है। अब चांदी की क्रियाशीलता कम होती है और लोहे की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उस पर जंग भी जल्दी लगेगा, मतलब उसका संक्षारण भी जल्दी होगा। तो मैं कह सकता हूं भाई जो सिल्वर है उसका संक्षारण बहुत कम होता है या देरी से होता है, जबकि जो हमारे पास लोहा होता है उसका संक्षारण बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर क्रियाशील धातु है तो संक्षारण जल्दी होगा, और अगर क्रियाशीलता कम है तो संक्षारण क्या होगा, कम होगा या देरी से होगा। तो आप देख सकते हो बेटा इसको क्या कह रहा है वो, धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है उसका संक्षारण उतना ही शीघ्रता से होता है। धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी उसका संक्षारण भी उतना शीघ्रता से हो जाएगा। दूसरी बात बेटा आप कह सकते हो धातु में उपस्थित अशुद्धियां। अगर मेरे पास कोई मेटल है, उस मेटल के अंदर अगर मैं कोई अशुद्धि मिला दूं तो अशुद्धि मिलाने से उसका संक्षारण शीघ्रता से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है जब प्योर मेटल है तो प्योर मेटल के पार्टिकल्स होंगे सरफेस पर, तो संक्षारण थोड़ा कम होगा क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसा बिहेव कर रहे होंगे। जब इम्प्योरिटीज आती है तो अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग। हो सकता है एक एनोड का काम करने लगे और दूसरा कैथोड का, जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाए और जल्दी से उसका क्या होने लगे, हाँ संक्षारण होने लगे। तो इम्प्योरिटीज आने से, अशुद्धियां आने से क्या होता है, संक्षारण शीघ्रता से होने लगता है। तो आप देख सकते हो बेटा किसी धातु में उससे कम क्रियाशील धातु की अशुद्धि होने पर धातु का संक्षारण शीघ्र होता है। जो कोई धातु है उसके अंदर उससे कम क्रियाशील धातु की अशुद्धि को मिला दो तो संक्षारण क्या होने लगेगा, शीघ्रता से होने लगेगा। तीसरी बात देखो बेटा, तीसरी बात वायु में क्रियाशील गैसों की उपस्थिति। जो वायु है उसके अंदर अगर गैसेज हमारे पास जैसे CO2, जैसे NO2, जैसे SO2, जैसे नमी, इन सब की उपस्थिति के कारण अगर ये ज्यादा है तो उसका वहां पर संक्षारण भी ज्यादा होगा। जैसे आप देख सकते हो फैक्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज के अंदर ये सारे ऑक्साइड निकलते हैं, तो फैक्ट्रीज के पास जो लोहा होता है उसका संक्षारण जल्दी से हो जाता है। संक्षारण क्या हो जाता है बेटा, जल्दी से हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हो वायु में नमी CO2, NO2, SO2 आदि की अशुद्धि होने पर धातु का संक्षारण बहुत शीघ्रता से होता है। जो मेटल्स होगी उसका संक्षारण क्या होगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये पॉइंट्स थे, किसके पॉइंट्स थे बेटा, संक्षारण को प्रभावित करने वाले। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सेम बात है, लोहे पर जंग लगता कब है, जब वायु हो, नमी हो साथ में CO2 हो। तो CO2 और नमी के कांटेक्ट की वजह से क्या होता है बेटा, लोहे पर जंग लगता है और भूरे रंग की एक लेयर्स आ जाती है, हाँ पपड़ी से जम जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना। तो चेक करो, जब लोहे को वातावरण में नमी एवं CO2 की उपस्थिति में रखा जाता है तो इसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर मैं बात करूं निर्वात की, क्या निर्वात में संक्षारण होगा, क्या निर्वात में लोहे पर जंग लग जाएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि ना वहां वायुमंडल है, वायुमंडल नहीं है ना। तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो फिर संक्षारण नहीं होगा। तो निर्वात में संक्षारण नहीं होता बेटा, ये बात दिमाग में रखना बेटा, वायु में संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण आपके सामने है कि जब क्या होगा, जो लोहा है वो नमी और CO2 के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें क्या होगा, भूरे रंग की एक पपड़ी जम जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग कहते हैं। और जंग का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बेटा आपको, Fe2O3 × XH2O।
याद होगा ना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जंग का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 इंटू XH2O। क्लियर है? चले आगे, अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं बेटा। क्रियाविधि देखते हैं, जंग लगने की क्रियाविधि। जंग लगने की क्रियाविधि इसको समझते हैं, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लोहे पे जंग लगने की क्रियाविधि को समझाओ, तो इसको अच्छे से समझना बेटा। मेरे पास एक टुकड़ा है लोहे का, ये मान लीजिए एक मेरे पास लोहे का टुकड़ा है बेटा, ये लोहे का टुकड़ा, क्या है? लोहे का, लोहे मतलब Fe का टुकड़ा। अब मैं बात कर रहा हूं इस पे रस्टिंग कैसे होती है। तो अब क्या होगा, ये जो लोहा है Fe है, ये क्या होगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा। तो मैंने कहा इसको जूम करके दिखा रहा हूं मैं, जूम करके मतलब जूम करके दिखा रहा हूं, ऐसा फील कर लो। ये इस लोहे के टुकड़े के ऊपर पानी की ड्रॉप है, वाटर की ड्रॉप, जल है ये, क्या बेटा? ये जल H2, पानी की ड्रॉप इस लोहे के टुकड़े पर। बात समझ में? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, जो पानी होता है, पानी उसके अंदर CO2 भी घुल जाती है और O2 भी घुल जाती है। कमाल की बात यह है, पानी के अंदर बेटा O2 भी घुल जाती है और CO2 भी घुल जाती है। तो इसका मतलब ये जो पानी होगा, ये जो पानी की ड्रॉप्स होगी, इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, ऑक्सीजन घुल जाएगी, और इसके अंदर CO2 भी होगी। अब CO2 होने से क्या होगा, इसको नोट कर लेना, मैं बताऊंगा अच्छे से रिएक्शन सारी। CO2 होने से क्या होगा, CO2 जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी बेटा, तो ये बनाएगी कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। CO2 वाटर के अंदर डिसॉल्व होके H2CO3 बना लेगा ना भाई, H2 ये रहा, C O कितने हो गए, 2 और 1 3, CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, चूंकि एसिड है तो ये H प्लस दे देगा, H पे प्लस और HCO3 पे माइनस। तो यहां पर मेरे पास इस वाटर के अंदर जब CO2 डिसॉल्व हो जाएगी तो CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है बेटा, H प्लस आयन में। तो यहां पर मेरे पास क्या होते हैं, H प्लस आयन भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनिक एसिड से आ रहे हैं H प्लस आयन, कहां से आ रहे हैं, कार्बोनिक एसिड से। अच्छे समझना बेटा। अब होगा क्या, होगा क्या, इस मेटल का, ये जो मेटल है, इस मेटल का यहां से एक सिरा तो काम करेगा एनोड का, एनोड का, और दूसरा सिरा काम करेगा कैथोड का। एक सिरा एनोड का काम करेगा और दूसरा सिरा कैथोड का काम करेगा इस मेटल का। अब समझते रहना अच्छे से, ये जो मेटल है एनोड की अगर तरह काम कर रहा है, ये अगर एनोड की तरह काम कर रहा है, तो यहां Fe आयंस होंगे, क्या होंगे बेटा, यहां क्या होंगे, Fe आयंस होंगे। ध्यान से समझना अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से मैं यहां दिखा रहा हूं, यहां Fe आयंस होंगे बेटा। और ये Fe आयंस क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, आप सब जानते हैं बेटा, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, होता है नहीं होता, आप ही बताओ। एनोड पर पूरा चैप्टर पढ़ लिया बेटा आपने, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि Fe कन्वर्ट होगा Fe डाई पॉजिटिव, साथ में यहां पे क्या मिलेगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कह रहा हूं ऐसे 2 Fe के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे 2 Fe के मॉलिक्यूल्स हैं मान लो, तो अगर ये 2 Fe के मॉलिक्यूल्स हैं तो एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए 2 Fe कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी तो आपको पता ही है कि एक Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2। अब यहां पर ये जो Fe है, ये जो Fe का मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो चुका है Fe डाई पॉजिटिव के अंदर, ये आ गया Fe डाई पॉजिटिव के अंदर। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये ध्यान से देखो, जो ये Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, चलो मैं 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, बड़ा बदतमीज आदमी भाई है, हम इसे ऐसे रफ कर देंगे। ध्यान से देखो बेटा, ये जो 2 Fe है वो किस में कन्वर्ट होगा, 2 Fe डाई पॉजिटिव में, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, कैथोड पर जाएंगे। और कैथोड पर बाहर कौन बैठी हुई है, ऑक्सीजन,
और साथ में यहाँ पर क्या है H प्लस आयंस भी है जो इसका रिडक्शन कराएंगे। कैथोड पर अपचयनित होता है, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, कैथोड पर क्या होने वाला है बेटा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसका होगा रिडक्शन, और रिडक्शन से ये हमारे पास क्या लेगा H प्लस आयन, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने 4 इलेक्ट्रॉन। H प्लस आयन भी कितने लेगा बेटा, 2H प्लस आयन। समझो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 कितने करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऑक्सीजन पे भी डाई नेगेटिव, दूसरे ऑक्सीजन पे भी डाई नेगेटिव गेन कर लिया। अब यहाँ H प्लस है, कितने H प्लस चाहिए से बेटा, 2, नीचे वाले को कितने H प्लस चाहिए, 2, और ये 2H प्लस मतलब H2O बना लेगा, ये भी 2H प्लस मतलब क्या बना लेगा, H2। फाइनल मेरे पास H2O कितने मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं यहाँ पर, 2H2O। आई बात समझ में, रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको। समझो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, O पे डाई नेगेटिव आया, दूसरे वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, दूसरे वाले O पे भी डाई नेगेटिव आया बेटा। अब इसे चाहिए O पे डाई नेगेटिव है, 2 माइनस है, तो इसे 2H प्लस चाहिए। जब 2H प्लस आएगा तो क्या बना लेगा, H2O, से भी 2H प्लस चाहिए, भी H2, तो 2H2O बना लेगा कैथोड पर, ये रिएक्शन। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, सेल अभिक्रिया की बात करूं, किसकी बात करूं, सेल अभिक्रिया की, अगर मैं कहूं सेल अभिक्रिया बताओ भाई मुझे, सेल अभिक्रिया, तो चेक करो बेटा सेल अभिक्रिया के अंदर इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म, इसलिए मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी ताकि इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाए। अच्छा यहां पर क्या बचा बेटा, 2Fe बचा, यहां पर मेरे पास O2, यहां पर 4H प्लस, इधर क्या बचा 2Fe और 2H2O। बताओ बच रहा है नहीं बच रहा है, ये हमारी क्या है, सेल अभिक्रिया है। क्या है बेटा, ये सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। अभी तो समझते रहो हमारे पास। अब क्या होगा, ये सेल रिएक्शन है, जो एनोड पर क्या हो रहा है, Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe डाई पॉजिटिव में, कैथोड पर क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो H प्लस आयन से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अभी तो समझते रहो बेटा। अब क्या होगा, ये जो Fe डाई पॉजिटिव आयंस है और इसके अंदर H2O के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, वो इस Fe डाई पॉजिटिव आयंस का क्या करा देगी, ऑक्सीकरण करा देगी, यानी कि फिर ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर। मतलब ये है कि जो Fe डाई पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, साथ में हमारे पास H2O भी होगा, पानी भी होगा, नमी तो है ही, वो इसके ऑक्सीडेशन पे इसे किस में कन्वर्ट करेगी, Fe2O3 में, फिर से इसका ऑक्सीकरण करा देगी और इसे किस में कन्वर्ट करेगी बेटा, फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड। साथ में हमारे पास यहां से भाग जाएगा H प्लस। चेक करो Fe कितने, 2, तो मुझे 2 से गुना करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन कितने बेटा, 3, 2 और 1 3 बैलेंस। हाइड्रोजन 2 है तो मुझे यहां 2 से गुना करनी पड़ेगी, मुझे यहां 2 से गुना करनी पड़ेगी। किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe डाई पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, Fe ट्राई पॉजिटिव में, फिर से ऑक्सीकरण करा दिया। Fe ट्राई पॉजिटिव मतलब Fe2O3, यहां जो Fe है वो ट्राई पॉजिटिव में है बेटा, यहाँ Fe डाई पॉजिटिव है, यहाँ Fe ट्राई पॉजिटिव है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, ये जो हमारे पास Fe डाई पॉजिटिव है, सॉरी ये जो Fe ट्राई पॉजिटिव है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, बहुत अच्छे से। यहां पर ये जो Fe डाई पॉजिटिव वो ऑक्सीजन से क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में, Fe2O3। अब ये Fe2O3 वाटर से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करता है, कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, X मॉलिक्यूल। हमें क्या पता 10 मॉलिक्यूल से क्रिया करी, 50 से क्रिया करी, हमने क्या ले लिया, X मान लिया कि X मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बेटा, Fe2O3 इंटू XH2O। यही तो जंग है, यही तो जंग है, और इस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, यानी कि हमारे पास रस्टिंग होने लगेगी। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी रस्टिंग दिखा दो, यहाँ रस्टिंग दिखा दो, यहाँ रस्टिंग हो जाएगी, ये नहीं, यहाँ क्या हो जाएगी बेटा, रस्टिंग हो जाएगी, पपड़ी टाइप जो बनती है, पपड़ी टाइप जो बनती है वो रस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये है क्रियाविधि रस्टिंग की। क्या कि जो Fe है, Fe की जो रोड है, एक सरफेस किसका काम करेगी, एनोड का, दूसरी सरफेस किसका काम करेगी, कैथोड का, ये कैथोड का काम करेगी। मतलब एनोड और कैथोड, तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या है बेटा, सूक्ष्म गैल्वेनिक सेल का क्या आ रहा है, नेचर आ रहा है,
यानी कि ये जो हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है जिस पर रस्टिंग हो रही है, उस समय जब रस्टिंग हो रही है, जब जंग जंग लग रहा है, उस समय वो किसका काम कर रही होगी? सूक्ष्म गैल्वेनिक सेल का काम कर रही होगी। मतलब वहां से वोल्टेज बन रहे होंगे, वहां से वोल्टेज बन रहे होंगे। भाई एनोड पर रिएक्शन रही, वोल्टेज बन रहा होगा। अगर मैं दिखाऊं तो कितना वोल्टेज बन रहा होगा कि ये जो ई नॉट एफ डाई पॉजिटिव से एफ में कन्वर्ट हुआ, वो होगा माइनस के 0.44 वोल्ट। इतना वोल्टेज, इतना वोल्ट। यहां पर अगर आप देखो कैथोड पर, तो जो ई नॉट होगा वो O2 से हमारा H2O जो होगा वो हमारे पास कितना देगा? 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट। अब ई सेल निकाल सकता हूं मैं, ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला लगा के, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपको पता होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो वोल्टेज क्रिएट हो रही है, यानी कि सेल यहां से विभव बना रहा है, और सेल अगर विभव बना रहा है तो उसी को तो गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जो केमिकल से हमें क्या दे दे? वोल्टेज दे दे, धारा दे दे, उसे तो गैल्वेनिक सेल कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो लोहे पर जंग लग रहा है, ये एक सूक्ष्म गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर सकता है। अच्छा, आगे देखिए, मैंने यहीं पे सारी चीजें समझा दी। आगे देखिए बेटा, फिर से बताता हूँ। यहाँ पर Fe का मॉलिक्यूल था, वो Fe का मॉलिक्यूल एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ और Fe डाई पॉजिटिव कन्वर्ट, सॉरी Fe कन्वर्ट हुआ Fe डाई पॉजिटिव में। तो एनोड पर Fe किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? Fe डाई पॉजिटिव में, Fe डाई पॉजिटिव में। आई बात समझ में? अच्छा, Fe डाई पॉजिटिव में जब ये कन्वर्ट हुआ एनोड पर, तो क्या हुआ? इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, कहां गए बेटा? कैथोड पर गए। अब जब ये कैथोड पर गए तो कैथोड के पास ऑक्सीजन, वायुमंडल है ना, ऑक्सीजन, और इसने यहां से H प्लस आयन लिए। ये H प्लस आयन कहां से मिली? ये जो कार्बोनिक एसिड था, जो ऑक्सीजन के अंदर, सॉरी पानी के अंदर जो CO2 डिसॉल्व हो गई थी, उसने कार्बोनिक एसिड बनाया, और कार्बोनिक एसिड ने हमें क्या दिया बेटा? H प्लस आयन दिए। ये H प्लस आयन और ऑक्सीजन, इन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाते हैं? 2H2O बनाते हैं, 2H2O। कैथोड पर ये हुआ। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये है, दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म, ओवरऑल ये। तो यहां पर ये जो Fe डाई पॉजिटिव, जो Fe है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? Fe डाई पॉजिटिव। यहां पर ये Fe डाई पॉजिटिव आने वाला है, Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, वो इस Fe डाई पॉजिटिव का भी क्या करा देता है? ऑक्सीकरण करा देता है। तो ये Fe डाई पॉजिटिव का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कराएगा, मॉइस्चर है, नमी है, वाटर के कांटेक्ट में आकर, तो ये कन्वर्ट करेगा इसे Fe ट्राई पॉजिटिव। मतलब क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। अच्छा, ये जैसे फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ये किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से, तुरंत वाटर से रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा बेटा? Fe2O3 इंटू XH2। यही किसका फॉर्मूला है? जंग का फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम नोट्स पे चलते हैं। जंग लगने की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग या रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोल सकते हो। अच्छा, जब लोहे को वातावरण में, ध्यान से देखो बेटा, जब लोहे को वातावरण में नमी एवं CO2 की उपस्थिति में रखते हैं, तो इसके दो भिन्न भिन्न भाग एनोड व कैथोड की भांति कार्य करते हैं। दो अलग अलग भाग एनोड और कैथोड की तरह काम करेंगे, और यह एक सूक्ष्म गैल्वेनिक सेल की भांति कार्य करता है, एवं लोहे का ऑक्सीकरण होकर इस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ये डायग्राम मैंने बना दिया, आपको भी बनाना है वैसे के वैसे जैसे बनाया है। क्लियर है बात बेटा? वैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, ये एनोडिक पार्ट है, मतलब एनोड का काम कर रहा है, ये कैथोडिक पार्ट है, मतलब कैथोड का काम कर रहा है। यहाँ पर एनोड पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर देखो Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, साथ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कैथोड के ऊपर, और कैथोड पर यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साथ में H प्लस आयन वाटर से लिए, H प्लस आयन वो कन्वर्ट होकर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? 2H2O के अंदर। ये कैथोड पर हो रहा है, ये कैथोड पर हो रहा है। ये जो Fe डाई पॉजिटिव है, जो पानी के अंदर चला गया, ऑक्सीजन इसको क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और इसे किस में कन्वर्ट करेगा? किस में कन्वर्ट करेगा? Fe2O3 में, और Fe2O3 XH2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है? रस्ट बना देता है। ये बातें मैंने आपको सारी समझा, क्लियर है? तो ये डायग्राम बना लेना, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा एनोड की अभिक्रिया। एनोड पर क्या हुआ? तो मैंने बताया आपको, यहां पर देखो, लोहे के इस भाग पर Fe धातु का Fe डाई पॉजिटिव में ऑक्सीकरण हो जाता है,
इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन कैथोड भाग की ओर गमन कर जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की ओर गमन कर जाएंगे, कैथोड की ओर चलने लगेंगे। तो Fe किस में कन्वर्ट हुआ है, Fe डाई पॉजिटिव, और साथ में कितना दिया बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 Fe 4 इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, कैथोड की अभिक्रिया अगर हम बात करें तो इस भाग पर O2 का H+ आयन की उपस्थिति में H2O में अपचयन हो जाता है। कैथोड पर तो अपचयन होगा, तो ऑक्सीजन 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 2H2O के अंदर। यहां तक बात समझ में। सेल अभिक्रिया अगर आप देखो तो दोनों को जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2Fe+ O2+ 4H+। क्लियर, यहाँ 2Fe डाई पॉजिटिव प्लस 2H2। ये हमारे पास क्या है बेटा सेल अभिक्रिया। अभी अगर आप आगे देखो तो आप देखो जो अभिक्रिया में प्राप्त Fe डाई पॉजिटिव आयन है वो वायु द्वारा नमी की उपस्थिति में फेरिक ऑक्साइड, बताया था ना मैंने, Fe2O3 में ऑक्सीकरण हो जाता है, उसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो Fe डाई पॉजिटिव ऑक्सीजन और नमी में क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, और प्लस हमें आपसे क्या देगा 2H+ आयन। अच्छा, ये जो फेरिक ऑक्साइड है बेटा, ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करेगा, एक्स मॉलिक्यूल से, वाटर के एक्स मॉलिक्यूल 10 20 50 100 हमें नहीं पता कितने, हमने कहा एक्स मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा Fe2O3 इंटू XH2। ये क्या है हमारा जंग है, ये क्या हमारा जंग है, जंग रस्टिंग हो जाए। क्लियर है बात। अब इसको रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय, अब सबको पता है संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। पहली बात पेंट कर दो, या उस पर कोई रासायनिक क्या, जैसे बिसफेनिल का लेप कर दो, बिसफेनिल का फिनॉल का क्या कर दो बेटा, हाँ लेप कर दो। तो पेंट किया करके हम इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं, और दूसरा बिसफेनिल का हम क्या कर सकते हैं, लेप वगैरह भी कर सकते हैं। दूसरी बात, हम इसके अंदर कुछ ऐसी मेटल, ध्यान समझना बेटा, कुछ ऐसी मेटल जिसका संक्षारण बहुत कम होता है या संक्षारण नहीं होता, उसकी लेयर बना देंगे ऊपर। जैसे मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है और इसके ऊपर हमने क्या करा बेटा, इसके ऊपर हमने क्या करा, जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिंक की लेयर, Zn की लेयर, या फिर टिन की लेयर। तो अब क्या होगा, Zn का संक्षारण कम होता है या होता ही नहीं, तो क्या होगा, लोहा हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, हम संक्षारण को होने से रोक सकते हैं। तो ऐसी अक्रियशील धातु, ध्यान से देखो, लोहे की सतह को पेंट या अन्य रसायनों जैसे बिसफिनॉल से लेपित करना। दूसरा बेटा लोहे की सतह पर टिन या जिंक की परत का चढ़ाना। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ मेटल्स ऐसी होती है, जैसे आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, जैसे क्या ले सकते हो बेटा, एल्यूमिनियम ले सकते हो, जैसे मैग्नीशियम ले सकते हो। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि उनका संक्षारण अगर हो जाए तो वो बिल्कुल सेफ हो जाती है। हाँ ये बात समझो, क्या होगा, मान लीजिए एक एल्यूमिनियम की रोड है, किसकी बेटा, एल्यूमिनियम की रोड। अब इसके ऊपर संक्षारण हो रहा है, अगर इस पर संक्षारण होगा तो संक्षारण में क्या होने वाला है, ध्यान से समझना बेटा, यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अब ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, इसका संक्षारण हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। अब इसके बाद इसका संक्षारण नहीं होगा, अंदर वाला बिल्कुल एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। जैसे जैसे आप एप्पल देखते हो, सेब देखते हो, सेब का ऑक्सीकरण हो गया ऊपर वाली लेयर का, ऊपर वाली लेयर काट दो, अंदर का सेब बिल्कुल ठीक। क्लियर है बात। जैसे आप सिल्वर को देखते हो, सिल्वर के ऊपर की लेयर का संक्षारण हो गया, अंदर सिल्वर बिल्कुल क्या होगा, सेफ। तो जितनी भी मेटल्स होती है इनका संक्षारण होता है सिर्फ सरफेस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर। मतलब अधिकतर मेटल्स की सरफेस खराब होती है, लेकिन जो लोहा होता है, जो Fe होता है, उसकी सरफेस पे जब संक्षारण होता है, जंग लगता है, तो क्या होता है, उसकी सरफेस जो है वो जो रस्टिंग है, जो जंग है वो नीचे गिर जाता है, वो पपड़ी से जो बंदी है वो नीचे गिर जाती है, फिर सरफेस फ्री हो जाती है, और फिर क्या होगा, फिर उस सरफेस का संक्षारण होगा और धीरे धीरे इस तरीके से लोहा धीरे धीरे गल जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब इसको क्या करेगा, इस एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करेगा, इसके संक्षारण को होने नहीं देगा। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम का संक्षारण होता है तो मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, उसके बाद इसका संक्षारण नहीं होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान सकते हो, लोहे की सतह पर इसके ऑक्साइड की परत बनाना।
तो आई होप कि आपको संक्षारण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। संक्षारण क्या होता है, लोहे पे जंग लगना क्या होता है, लोहे की जंग लगने की क्रियाविधि भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।